So students, in the last class we have discussed something about the categories of languages. So in this way we have described, we have understand that there are three types of languages are there. So languages जो हैं वो categories of language. तो categories of language in the instance of computer programming language, in fact computer programming language are broadly classified into three parts. The first is machine language, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं. मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. तो तीन तरह की लैंग्वेजेस होती हैं. पहली मशीन लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज और तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज. As far as machine language is concerned, machine languages are consist of 0 and 1, which are also known as the binary digits. The second point about the machine language is the machine language is directly understandable by the computer system, as I said in the earlier class. Why it is directly understood by the computer system? Because computer system can understand directly 0 and 1, and this language consists of 0 and 1. That is why it is directly understandable by the computer system. And thirdly, it is the fastest among all languages. ये जो मशीन लैंग्वेज है ये सारी लैंग्वेजेस में फास्टेस्ट है. ये कल मैंने लिख करके भी आप लोगों को बताया था तीनों पॉइंट. नाउ द सेकंड इज असेंबली लैंग्वेज. As I said earlier that assembly language consists of different types of various symbols such as @ enum sign, hash, caret sign, ampersand sign, different types of various symbols से मिल करके assembly language बनती थी. And there is a translator, there is a language translator is used between source code and object code. Again I am repeating that source code is the code which is written by the user or programmer, while the object code are the code which is understandable by the machine such as computer system. So source code वो कोड होता है जो कि यूज़र या प्रोग्रामर के थ्रू लिखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो कि कंप्यूटर के थ्रू समझा जाता है. कंप्यूटर जिसको एग्जीक्यूट करता है, जिसको वो रन करता है, वो ऑब्जेक्ट कोड है. तो असेंबली लैंग्वेज, in assembly language there is a language translator used called assembler between user and machine, which translates the source code into the object code. And the next point was कि assembly language is very much dependent on the architectural environment of the computer system. ये पॉइंट मैंने लिखा था कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चरल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है. कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चरल इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एक कंप्यूटर है ए, दूसरा कंप्यूटर है बी, तीसरा कंप्यूटर है सी. ये है ए, ये है बी और ये है सी. और मान लीजिए हमको एक प्रोग्राम कोई भी लिखना है, तो वो प्रोग्राम जो है वो जैसे कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि एक ही प्रोग्राम को हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स के ऊपर इक्वली एग्जीक्यूट करा सकते हैं. लेकिन असेंबली लैंग्वेज के केस में ऐसा नहीं है. असेंबली लैंग्वेज जो है, जैसा कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होगा उसके बेसिस के ऊपर हर एक सिस्टम के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं और उस आर्किटेक्चर के बेसिस के ऊपर हम हर सिस्टम के लिए अलग से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं. So in total, at last we can say that there are lack of flexibility in the assembly language. Assembly language के अंदर lack of flexibility थी, इसके अंदर flexibility नहीं थी, equality नहीं थी. तो इस वजह से assembly language भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई. So
अब हमारे दिमाग में, हम लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया कि कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, इजी फॉर द डिबगिंग हो। डिबगिंग का मतलब होता है एरर करेक्शन, बग का मतलब होता है एरर, और डीबग जब लग गया तो एरर करेक्शन हो गया। अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1, और 0 1 में प्रोग्राम लिखते टाइम पे अगर कोई एरर आता है तो टू टू एलिमिनेट दैट स्पेसिफिक एरर इज़ अगेन अ वेरी टफ जॉब। तो उस एरर को दूर करना जो है वो भी एक तरह का टफ जॉब होता था। इस वजह से असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई मार्केट में। तो ये सोचा गया कि कोई ऐसी इन्वायरमेंट होना चाहिए, कोई ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, इजी फॉर द एरर करेक्शन हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम ये कहें कि जैसे कि ये हमारी ये पूरी की पूरी अर्थ है, तो अगर इस अर्थ को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 3 पार्ट में क्या है? 3 पार्ट में पानी है, बिल्कुल सही है, लेकिन 3 पार्ट में इंग्लिश बोली जाती है। तो इसीलिए इंग्लिश को हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंग्लिश जितनी भी इंग्लिश है वो सब ए टू जेड के बीच में ही है। तो ऐसे केस में हम अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ले लिया हमने। इसके बाद में जितनी भी मैथमेटिक्स है वो सब 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स के अंदर होती है। तो 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स ले लिया। अब डिजिट्स के बाद में कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, कैरेट साइन, दीज आर द अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि 2 वेरिएबल्स या 2 वैल्यू के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ले लिए गए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि कॉमा है, फुल स्टॉप है, कोलोन है, सेमी कॉलन है, पैरेंथेसिस है, करली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रेसेस या फिर बिग ब्रैकेट है। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर्स को ले लिया गया। तो इन सारी चीज़ों से मिल करके जो लैंग्वेज बनती है वो, उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें आपके कीबोर्ड में होती हैं और इनसे मिला करके जो लैंग्वेज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम सी की बात करें, जावा की बात करें, C++ की बात करें, बेसिक की बात करें, बेसिक लैंग्वेज बहुत पहले चला करती थी, इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। अगर हम पास्कल की बात करें, सर ब्लेसी पास्कल एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम पर एक लैंग्वेज बनाई थी, दैट वाज नोन एज पास्कल लैंग्वेज। अगर हम फोर्ट्रॉन लैंग्वेज की बात करें, फार्मूला ट्रांसलेशन इज़ द एब्रीविएशन ऑफ फोर्ट्रॉन। तो अगर हम फोर्ट्रॉन की बात करें, बेसिक की बात करें, पास्कल की बात करें, या फिर सी की बात करें, या फिर C++ की बात करें, या फिर जावा की बात करें, .NET की बात करें, PHP की बात करें, HTML की बात करें, पाइथन की बात करें, तो ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से मिल करके बनते हैं जो आपके कीबोर्ड में होती है। So in total we can say that the machine language and assembly language
were causes for both low utilization for both human and machine. Assembly language and machine language were causes of लो यूटिलाइजेशन फॉर बोथ ह्यूमन एंड मशीन. कहने का मतलब ये है कि जो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज थी, ये दोनों ही यूज़र और मशीन के लो यूटिलाइजेशन का कारण बनती थी. मतलब इन दोनों ही लैंग्वेजेस में ना तो यूज़र का पूरी तरह से उपयोग हो पाता था और ना ही मशीन का पूरी तरह से उपयोग हो पाता था. इसी वजह से ये यूज़र और मशीन दोनों के ही लो यूटिलाइजेशन का रीज़न बनती थी. इसी वजह से इन दोनों लैंग्वेजेस को हम अगर एक साथ बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज. तो ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों को ही हम किस कैटेगरी में रखते हैं? लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं. तो अब जो कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो कितने तरह की हो गई? 2 तरह की हो गई. एक हो गई आपकी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हो गई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज. तो अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन इज़ अगेन अनडाउटेडली द हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, किन चीज़ों से मिल करके बनती है, वो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं. इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं. इन सारी चीज़ों से मिल करके जो लैंग्वेज बनती है दैट इज़ कॉल्ड हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जो हम पाइथन के बारे में जो हम आगे चल करके स्टडी करेंगे वो कैसी लैंग्वेज है? एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो ये था आपका कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस. अब इसके बाद में इसको मिटा करके फिर दोबारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है. तो अब हम लोगों ने देख लिया कि लैंग्वेजेस 3 तरह की हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि हमने बताया कि इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है. तो प्रोग्रामिंग, तो अब यहाँ पर अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस टू अस दैट व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग. प्रोग्राम किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? तो प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्राम? तो प्रोग्राम क्या है कि प्रोग्राम इज a set of instructions which operates on data to perform सर्टेन टास्क. प्रोग्राम क्या चीज़ है? पहले तो अगर हम आपसे पूछें कि अब क्लास में लाइव होते हम लोग, सामने होते, तो पूछता मैं आपसे कि व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू परफॉर्म किए जाने वाला बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो द बेसिक फंक्शन performed by a computer system is the execution of प्रोग्राम. तो कंप्यूटर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर क्या काम करता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर रेलवे रिजर्वेशन करता है, कंप्यूटर बैंकिंग का काम करता है, तो कंप्यूटर एयरलाइंस रिजर्वेशन करता है, तो कंप्यूटर के थ्रू ई शॉपिंग कर सकते हैं, ई लर्निंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप बताते चले जाएंगे.
नेट यूज़ कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, सो कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. कंप्यूटर ये सब कोई भी काम नहीं करता. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक वर्क परफॉर्म करता है. क्या करता है? कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है. एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस. फॉलोइंग the instructions. So the basic function performed by a computer system is the execution of program, and program is a set of instructions which operates on data to perform certain tasks. प्रोग्राम क्या है? किसी विशेष प्रकार के काम को करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस का या फिर निर्देशों का वो समूह जो डेटा के ऊपर काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम. मतलब अगर हम एक लाइन में या फिर 3 वर्ड 4 वर्ड में अगर प्रोग्राम को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. तो इंस्ट्रक्शंस मतलब कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस, उनका एक जो सेट है, जो सीक्वेंस है, उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं. एंड द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. अब हम बात आते हैं फिर से हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाई जैसा कि हमने अभी बताया कि पाइथन इज़ अ काइंड ऑफ हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. तो व्हाट इज़ लैंग्वेज जब मैंने बताया तो शुरू में एकदम जब इंट्रोडक्शन का भी शुरू का पार्ट था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. Language is a medium by which one person can convey their ideas and views to the other persons. And if I ask you that what is the smallest element of a language, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट किसी भी लैंग्वेज का उसके कैरेक्टर सेट्स होते हैं. जैसे कि अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी के कैरेक्टर सेट जो है वो आ से लेकर के ज्ञ तक होते हैं. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के कैरेक्टर सेट्स ए से लेकर जेड तक होते हैं. अगर हम इसी तरह से जापानीज़ की बात करें तो लगभग 250 से लेकर 250 के बीच में कैरेक्टर सेट्स होते हैं. इसी तरह से अगर हम फ्रेंच की बात करें तो उसके कैरेक्टर सेट्स कुछ अलग होते हैं. तो किसी भी लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है? द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज इज इट्स कैरेक्टर सेट्स. एंड द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड वर्ड्स. ऑब्वियसली भाई जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है वो क्या होता है? वर्ड्स होते हैं. एंड द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड sentences, and the collection of sentences is called paragraph, and the collection of different paragraph and collection of different articles can make an epic. अब इस तरह से पैराग्राफ का कलेक्शन, फिर आर्टिकल का कलेक्शन, और इन सबको मिलाते चले जाइए तो आपका बड़े बड़े ग्रंथ तैयार हो जाते हैं. तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट किसी भी लैंग्वेज का क्या है? उसके कैरेक्टर सेट्स हैं. तो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज इज इट्स कैरेक्टर सेट्स. But in the instance of computer programming language, yes, of course the smallest element of any language or any computer programming language is its character sets. And a computer programming language character sets consist of A to Z alphabet, 0 to 9 digits, special characters, arithmetical operators, relational operators, logical operators. इन सारी चीज़ों मतलब कीबोर्ड से मिलके जो बनता है वही एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट्स होते हैं. ठीक है ना? तो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इट्स कैरेक्टर सेट्स, एंड द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड वर्ड. यहाँ तक तो बात सही है. बट in the context of computer programming language,
the collection of words is not called the sentences but called the statements. द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है उनको हम लोग सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं. एंड अ सिंगल स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम. एक सिंगल स्टेटमेंट जो है वो कंप्यूटर को दिए गए एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस की तरह से बिहेव करता है. एंड द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम. So the collection of characters, the smallest element of any programming language is the collection. Any programming language is its character sets, and the collection of characters is called word, and the collection of word is called statements. And a single statement is considered as a single instruction given to the computer system, and the collection of instructions or the collection of statements is called program. And the basic function performed by a computer system is the execution of program. And program is a set of instructions which operates on data to perform certain tasks. समझ में आई होगी बात. प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, तो ये है प्रोग्राम. तो अब इसमें होता क्या है कि हम लोग वर्ड्स को मिला करके अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और वो स्टेटमेंट्स कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस की तरह से बिहेव करते हैं. और उन इंस्ट्रक्शंस का जब कलेक्शन मिल जाता है, जब उनका जब एक कलेक्शन हो जाता है, उनका एक सीक्वेंस सेट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं. सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम. और इस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का सेट प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में उनका कलेक्शन तो एक प्रोग्राम बन जाता है, और प्रोग्राम को फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी टॉपिक, यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है. ठीक है, तो मेरे ख्याल में अभी शुरुआत है. अभी शुरुआत मैं फिर भी बहुत ज़्यादा बताया दे रहा हूँ. अभी तो मुझको लगता है 5 ही 6 स्टूडेंट्स जो है देख पा रहे होंगे. मैंने चेक भी नहीं किया कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं. अभी मैं चेक करूँगा, तो देखते हैं कि कितने लोग इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग आगे चलेंगे. तो अभी थोड़ा ही थोड़ा लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मुझको आगे चलकर फिर से इसको रिवाइज़ करना पड़े, तो इसलिए अभी थोड़ा ही थोड़ा लेकर चल रहे हैं. सो आप लोगों से यू आर सपोज टू सी द वीडियोज़ एंड prepare the proper notes as soon as possible according to the video lectures. Or that's all for today. Thank you so much.